हेलो एवरीवन। वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है भारत की जनसंख्या के आंकड़े। जिस तरीके से प्रत्येक 10 वर्ष में भारत में 10 वर्ष के अंतराल पर भारत में जनगणना कराई जाती है और उसमें हमारी जनसंख्या के आंकड़े निकल कर आते हैं। और जो पिछली जनगणना हुई थी वो 2011 में हुई थी और 2011 की जो जनगणना थी वो 15वें क्रम की जनगणना थी और इसमें प्रत्येक 10 वर्ष पर होती है। और इसमें 1921 की जनगणना को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो किसी न किसी एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। जैसे कि 2011 की जनगणना की थीम क्या थी? तो उसकी थीम थी हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य। यानी कि जो जनसंख्या का टॉपिक है, अगर हम उसको ठीक से पढ़ लें, अध्ययन कर लें, तो हमारे एक से दो प्रश्न जरूर तैयार हो जाते हैं। क्योंकि इस टॉपिक से चाहे वो एसएससी हो या फिर बैंकिंग, इंश्योरेंस सेक्टर या स्टेट गवर्नमेंट, सभी में एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। जब तक नए आंकड़े नहीं आते तब तक हमें भारत की जनसंख्या के 2011 के आंकड़ों को पूरी तरीके से याद करना है। और इसी के तहत जो आज का वीडियो है उसमें आपको पॉइंट्स के तौर पर नोट्स दिए गए हैं। अगर आप चाहेंगे, अगर आपका कमेंट्स आता है तो मैं इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, टॉपिक को शुरू करने से पहले कुछ इसके बारे में जान लीजिए कि जनगणना का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र से मिलता है। मध्यकाल में आईने अकबरी में भी जनसंख्या यानी कि जनगणना का उल्लेख मिलता है। आधुनिक पद्धति से प्रथम जनगणना स्वीडन में 1749 यानी कि 1749 में हुई थी। और जो दशकीय जनगणना 1890 से सर्वप्रथम अमेरिका में शुरू हुई थी। यानी कि देखिए, दो इससे क्वेश्चन बनते हैं कि सबसे पहले जनगणना कहाँ हुई थी? वो हुई थी स्पेन में 1749 में। और 1890 में जो 10 वर्षीय जनगणना की शुरुआत हुई थी वो 1890 में अमेरिका से हुई थी। ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में, जबकि प्रथम नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के काल में 1881 में हुई थी। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ब्रिटिश काल में जो पहली जनगणना हुई थी वो 1872 में हुई थी, और वो भी लॉर्ड मेयो के काल में। जबकि प्रथम नियमित जनगणना वो लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी 1881 के काल में। और जो 2011 की जो जनगणना थी, हमारी पिछली जनगणना, वो 15वें क्रम की जनगणना थी, यानी कि 15th नंबर की जनगणना थी। इसका नारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2011 की जनगणना के अनुसार जो जनगणना के आयुक्त थे वो सी चंद्रमौली थे, तथा इस पर 2000 2200 यानी कि 2200 करोड़ रुपए व्यय किए गए थे। इसमें नागरिकों से 29 प्रश्न पूछे गए थे। याद रखिएगा, इसमें नागरिकों से 29 प्रश्न पूछे गए थे। और पहली जाति आधारित जनगणना हाजी मोरा, त्रिपुरा में हुई थी। 1921 की जनगणना को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि महान विभाजक वर्ष किसे कहा जाता है, तो 1921 1921 की जनगणना को क्या कहा जाता है? महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। तो ये एक ऐसे प्रश्न थे। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें अब पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। भारत की जनगणना का विषय संघ सूची में सम्मिलित किया गया है। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाती है। यानी कि जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं हम? डेमोग्राफी। या फिर प्रश्न पूछता है कि डेमोग्राफी का किससे संबंध है, तो जनसंख्या से। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की धारा 246 के अंतर्गत जनगणना का कार्य संघ राज्य सरकार को सौंपा गया है। धारा 246 के अंतर्गत जनगणना जो है वो संघ सरकार को सौंपा गया है। भारत में पहली बार आंशिक जनगणना तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड मेयो के काल में, यहाँ पर 1900 नहीं 1872 होगा,
1872 में हुई थी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। उसके बाद है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, लॉर्ड रिपन द्वारा नियमित प्राधिकृत रूप से 1881 में पहली बार जनगणना कराई गई थी, यह भी आपको बताया गया है। भारत में प्रथम जनगणना आयुक्त हेनरी प्लाउडेन थे। भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? हेनरी प्लाउडेन। ये एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बार जाति आधारित जनगणना 1931 में हुई थी, और कहां पर हुई थी? हाजी मोरा, त्रिपुरा में। नेक्स्ट पर आते हैं। भारत में जनगणना का कार्य गृह मंत्रालय के अधीन महापंजीयक या जनगणना आयुक्त के निर्देश अनुसार होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में 1911 से 1921 के दशक में जन्म वृद्धि दर न्यूनतम रही थी, इसलिए इसे महाविभाजक वर्ष या महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। वर्ष 1951 में जन्म वृद्धि दर अधिकतम रही थी, इसलिए इसे लघु विभाजक वर्ष कहा जाता है। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट थे। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। इसमें 14 सवाल सम्मिलित किए गए थे। जो पहली जनगणना हुई थी स्वतंत्र भारत की, वो 1951 में हुई थी, और इसमें प्रश्नों की संख्या थी 14। भारत की प्रथम पूर्ण कंप्यूटरीकृत जनगणना वर्ष 2001 में हुई थी। 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना है। वर्ष 2011 की जनगणना भारत की स्वतंत्रता के बाद की 7वीं जनगणना है। यहां पर 7वीं नहीं होगा, यहां पर 15 होगा। वर्ष 2011 की जनगणना में कुल 29 सवाल सम्मिलित किए गए थे, यह भी आपको बताया गया है। सी चंद्रमौली वर्ष 2011 की जनगणना के आयुक्त थे। देखिए कुछ मिसप्रिंट कभी कभी हो जाता है, तो उसको मैं करेक्ट करता चलूंगा। तो 2011 की जनगणना के आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। भारत विश्व में केवल 2.4% भूभाग पर विस्तृत है। नागालैंड एकमात्र ऐसा राज्य है जहां जनसंख्या में कमी आई है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अब हम 2011 के, अभी तक तो हम उसके इतिहास के बारे में आपने सुना, समझा और देखा। अब भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121.5 करोड़ है। विश्व की कुल जनसंख्या में भारत का प्रतिशत 17.5 है। दशकीय जन्म वृद्धि दर यानी कि 10 साल में 18.14 करोड़, जो कि 17.7% है। वार्षिक जन्म वृद्धि दर 1.64% है। भारत में पुरुषों की जनसंख्या 62.31 करोड़ है, जबकि महिलाओं की जनसंख्या 58.47 करोड़ है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जो अगर प्रतिशत के हिसाब से हम देखें तो 16.16% रखता है हिस्सेदारी। उसके बाद महाराष्ट्र है जो 9.42% हिस्सेदारी रखता है। उसके बाद बिहार है, बिहार 8.07% हिस्सेदारी रखता है। अगर हम इसको जनसंख्या के तौर पर देखें तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है 19.98 करोड़, महाराष्ट्र की जनसंख्या है 11.23 करोड़, और बिहार की जनसंख्या है 10.40 करोड़। ये करोड़ में है और ये प्रतिशत में है, ये आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश हैं। सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य केरल, मिजोरम और त्रिपुरा हैं। न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य बिहार है।
सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला ठाणे, जो कि महाराष्ट्र का एक जिला है, वहां सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। जबकि न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश है। न्यूनतम जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला ठाणे महाराष्ट्र, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश। अधिक जिलों वाला राज्य कौन सा है? वो है उत्तर प्रदेश। अब इंपॉर्टेंट ये भी आंकड़े हैं। इंपॉर्टेंट तो देखिए पूरा ही वीडियो है, लेकिन आपको इस वीडियो को कई बार देखना है, या फिर अगर आप नोट कर सकते हैं तो नोट कर लीजिए, क्योंकि इससे एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। जब तक, अब देखिए जिस तरीके से लॉकडाउन चल रहा है और कोरोना वायरस का प्रकोप है, तो अभी तो जनगणना संभव नहीं है, और लेकिन जब भी जनगणना होगी और नए आंकड़े तब तक नहीं आते, तब तक के लिए आपके लिए यही वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत की साक्षरता दर 74% है। पुरुष साक्षरता दर 82.14% है। महिला साक्षरता दर 65.46% है। यानी भारत की टोटल साक्षरता दर 74% है, उसमें पुरुषों की साक्षरता दर है 82.14 और महिला साक्षरता दर है 65.46%। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले राज्य केरल, जिसमें 93.9% साक्षरता है, और मिजोरम जो 91.6% साक्षरता दर रखता है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले राज्य हैं केरल और मिजोरम। केरल की साक्षरता दर अगर हम प्रतिशत में देखें तो वह है 96% पुरुषों की, और मिजोरम में है 93.7। अगर हम वही महिलाओं की साक्षरता दर की बात करें तो केरल में 92% है साक्षरता दर, और मिजोरम में 89.4%। नेक्स्ट पॉइंट है, न्यूनतम साक्षरता दर वाले राज्य बिहार, जिसमें साक्षरता दर है 63.8%। अरुणाचल प्रदेश, जिसमें साक्षरता दर है 67%। उसके बाद है राजस्थान, जहां साक्षरता दर है 67.1%। नेक्स्ट पॉइंट है, न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले राज्य कौन से हैं? अब ये देख लीजिए, बिहार न्यूनतम ये साक्षरता दर, ये पुरुष साक्षरता दर है। बिहार में 73.4%, अरुणाचल में 73.7% और आंध्र प्रदेश में 75.6% न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले राज्य। अब न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले राज्य देख लेते हैं। इसमें है राजस्थान, जो प्रतिशत में 52.7% है, बिहार जिसमें 53.3% है, और झारखंड जिसमें 56.2% है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला सरचिप जिला है, जो मिजोरम में है। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला अलीराजपुर है, जो मध्य प्रदेश में है। भारत की जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है, जहां 1106 वर्ग किलोमीटर है, यही जो घनत्व है, और पश्चिम बंगाल में 1028 है। न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, जो कि 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का दायरा रखता है, और सर्वाधिक घनत्व वाला जिला है उत्तर पूर्व दिल्ली का। न्यूनतम घनत्व वाला जिला दिव्यांग घाटी है, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत में लिंगानुपात 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर है, और शिशु लिंगानुपात 919 है प्रति 1000 पर। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य हैं केरल, जहां 1084 है। उसके बाद तमिलनाडु 996 है, और उसके बाद आंध्र प्रदेश, जहां लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष पर 993 महिलाएं हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है, जहां यह अनुपात है 879 प्रति 1000 पुरुष पर। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला माहे है, जो कि पुडुचेरी का है, यहाँ
1176। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है दमन, जहां 533 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश वो पुडुचेरी है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो है दिल्ली। न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश वो है दिल्ली। उसके बाद है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान है, जो कि 46 वर्ग किलोमीटर प्रति व्यक्ति है, प्रति वर्ग किलोमीटर है घनत्व। सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है दादर एवं नागर हवेली। और इसमें कुछ और भी पॉइंट हैं। अब इसमें जैसे कुछ पॉइंट्स हैं कि सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य है मध्य प्रदेश। देश में सर्वाधिक विकलांग दृष्टि वाला जो है वो दृष्टि विकलांग है, जो मतलब देश में सर्वाधिक विकलांग की जो श्रेणी है उसमें दृष्टि बाधित ज्यादा है। देश में कुल शहरी जनसंख्या 31.2% है, और वहीं पर देश में कुल ग्रामीण जनसंख्या 68.8% है। ये भी कुछ आंकड़े थे जो आपको बताना जरूरी थे। और ये जो वीडियो है जनसंख्या का, इसमें जनसंख्या के आंकड़े से रिलेटेड एक एक पॉइंट लिया गया है, यानी कि इस पूरे वीडियो में कोई ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ा गया है जो एग्जाम में पूछा जा सके। इसलिए आप इस वीडियो को या तो ऑफलाइन सेव करके कई बार देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, अगर आप कहेंगे तो इसका पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा मेरे ब्लॉग पर। तो मतलब इस तरीके से आप इस वीडियो को देखकर अपना एक नंबर पूरा कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस तरीके के आपको अब और भी कई वीडियो मिलेंगे जो आपको 1 नंबर 2 नंबर दे सकेंगे, यानी छोटे छोटे टॉपिक को लिया जाएगा और उसका गहनता से अध्ययन किया जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।